एक सुबह जब ग्रेगोर सामसा खराब सपनों से जागा तो उसने खुद को अपने बिस्तर में एक भयानक कीड़े के रूप में बदला हुआ पाया। वह अपनी ढाल जैसी सख्त पीठ के बल लेटा हुआ था। जब उसने अपना सिर थोड़ा उठाया तो उसे अपना भूरा पेट दिखाई दिया, जो गुंबद जैसा गोल था और सख्त हिस्सों में बटा हुआ था। बिस्तर की चादर उसे बमुश्किल ढक पा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल फिसल जाएगी। उसके ढेर सारे पैर, जो उसके शरीर के बाकी हिस्सों के मुकाबले बहुत ही पतले और कमजोर थे, उसकी आंखों के सामने लाचारी से हिल रहे थे। मेरे साथ क्या हुआ है, उसने सोचा। यह कोई सपना नहीं था। उसका कमरा, जो इंसानों के रहने लायक एक साधारण कमरा था, अपनी चार जानी पहचानी दीवारों के बीच शांति से वैसा ही था। मेज पर कपड़ों के सैंपलों का एक ढेर फैला हुआ था। सामसा एक सेल्समैन था और उसके ऊपर एक तस्वीर टंगी थी। उसने हाल ही में एक मैगजीन से इसे काट कर एक सुंदर सुनहरे फ्रेम में लगाया था। उस तस्वीर में एक महिला थी जिसने फर की टोपी और गले में फर का पट्टा पहना हुआ था। ग्रेगोर ने खिड़की के बाहर खराब मौसम की ओर देखा। शीशे पर पड़ती बारिश की बूंदों की आवाज सुनकर उसे बहुत उदासी महसूस हुई। उसने सोचा, क्यों ना मैं थोड़ी देर और सो जाऊं और इस सारी बकवास को भूल जाऊं। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। उसे दाईं करवट सोने की आदत थी और अपनी वर्तमान हालत में वह उस स्थिति में नहीं आ पा रहा था। वह जितनी भी कोशिश करता, बार बार लुढ़क कर वापस अपनी पीठ के बल आ जाता। उसने कम से कम 100 बार कोशिश की होगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि उसे अपने हिलते हुए पैर न देखने पड़े। उसने कोशिश करना तब बंद किया जब उसे अपने शरीर में एक हल्का और मीठा सा दर्द महसूस होने लगा, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हे भगवान, उसने सोचा, मैंने कितना थकाने वाला काम चुना है। दिन रात बस सफ़र करते रहो। घर पर रहकर काम करने के मुकाबले इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ऊपर से ये सफ़र की मुसीबतें, हर वक्त ट्रेन पकड़ने की चिंता, खराब और बेवक्त खाना और हर समय नए नए लोगों से मिलना जिनसे कभी दोस्ती नहीं हो पाती। यह सब भाड़ में जाए। उसके पेट पर हल्की खुजली हुई। वह अपनी पीठ के बल धीरे धीरे बिस्तर के सिरहाने की ओर खिसका ताकि अपना सिर ऊपर उठा सके। उसने देखा कि वहां बहुत सारे छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे थे, जिनका मतलब उसे समझ नहीं आया। जब उसने अपने एक पैर से उस जगह को छूने की कोशिश की तो उसने तुरंत पैर पीछे खींच लिया, क्योंकि उसे छूते ही पूरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ गया। उसने सोचा, हर समय जल्दी उठना इंसान को बेवकूफ़ बना देता है। पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरे सेल्समैन तो बड़े आराम की ज़िंदगी जीते हैं। मिसाल के तौर पर, जब मैं दोपहर में कॉन्ट्रैक्ट लिखने गेस्ट हाउस वापस जाता हूँ, तो वे लोग वहाँ बैठकर आराम से नाश्ता कर रहे होते हैं। अगर मैं अपने बॉस के सामने ऐसा करूँ, तो वह मुझे उसी वक्त नौकरी से निकाल दें। पर क्या पता, शायद मेरे लिए वही सबसे अच्छा होता। अगर मुझे अपने माता-पिता की फ़िक्र ना होती, तो मैंने बहुत पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया होता। मैं बॉस के पास जाता और उन्हें साफ-साफ बता देता कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। वह तो अपनी मेज़ से ही गिर जाते। उनकी वह मेज़ भी कितनी अजीब है, जिस पर बैठकर वह अपने कर्मचारियों से नीचे झुककर बात करते हैं, जैसे कि वे कोई मामूली नौकर हों। खैर, अभी भी उम्मीद है। एक बार जब मैं अपने माता-पिता का कर्ज़ उतारने के लिए पैसे जमा कर लूँ, शायद 5 या 6 साल और लगेंगे, तब मैं पक्का इस्तीफ़ा दे दूँगा। तब मैं अपनी ज़िंदगी बदल लूँगा। लेकिन अभी मुझे उठना होगा। मेरी ट्रेन 5 बजे की है। उसने अलमारी पर रखी अलार्म घड़ी की ओर देखा। हे भगवान! उसने सोचा, 6:30 बज चुके थे और सुइयाँ धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थीं। ये 6:30 से भी ज़्यादा, करीब पौने 7 का वक़्त था। क्या अलार्म नहीं बजा? उसने बिस्तर से देखा कि अलार्म 4 बजे का लगा हुआ था। वह पक्का बजा होगा। पर क्या यह मुमकिन था कि वह उस शोर में भी सोता रहा? सच है कि उसकी नींद शांति भरी नहीं थी, पर शायद इसीलिए वह बहुत गहरी थी। अब उसे क्या करना चाहिए? अगली ट्रेन 7 बजे की थी। उसे पकड़ने के लिए उसे पागलों की तरह भागना होगा और अभी तक सैंपलों की पैकिंग भी नहीं हुई थी। वह खुद को बिल्कुल भी तरोताज़ा महसूस नहीं कर रहा था। और अगर वह ट्रेन पकड़ भी लेता, तो बॉस का गुस्सा तो पक्का था, क्योंकि दफ्तर का असिस्टेंट 5 बजे वाली ट्रेन पर ही नज़र रखने आया होगा और उसने अब तक रिपोर्ट भी दे दी होगी। वह असिस्टेंट बॉस का ही आदमी था, जिसका अपना कोई ज़मीर नहीं था। क्या वह बीमारी का बहाना बना दे? लेकिन यह बहुत ही अजीब और शक पैदा करने वाला होता, क्योंकि 5 साल की नौकरी में ग्रेगोर कभी बीमार नहीं पड़ा था।
बॉस पक्का बीमा कंपनी के डॉक्टर को लेकर घर आ जाते और उसके माता-पिता पर इल्ज़ाम लगाते कि उनका बेटा आलसी है। वह डॉक्टर तो किसी को बीमार मानता ही नहीं था। उसके हिसाब से तो हर कोई सिर्फ़ काम से बचना चाहता था। और क्या इस मामले में वह डॉक्टर पूरी तरह गलत होता? सच तो ये था कि बहुत ज़्यादा नींद आने के अलावा ग्रेगोर बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था, बल्कि उसे सामान्य से ज़्यादा भूख भी लग रही थी। वह अभी यह सब सोच ही रहा था और बिस्तर से निकलने का फ़ैसला नहीं कर पा रहा था, तभी घड़ी ने पौने 7 बजाए। उसके सिरहाने वाले दरवाज़े पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। ग्रेगोर, किसी ने आवाज़ दी। वह उसकी माँ थी। पौने 7 बज गए हैं। क्या तुम्हें कहीं जाना नहीं था? वह कितनी कोमल आवाज़ थी। लेकिन जब ग्रेगोर ने खुद को जवाब देते सुना तो वह डर गया। वह आवाज़ पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से एक दर्द भरी और अजीब सी चूं-चूं की आवाज़ निकल रही हो, जो शब्दों को साफ नहीं होने दे रही थी। ग्रेगोर पूरा जवाब देना चाहता था और सब कुछ समझाना चाहता था, पर उसने सिर्फ इतना ही कहा, "हाँ माँ, शुक्रिया। मैं बस उठ ही रहा हूँ।" दरवाजे के बाहर शायद ग्रेगोर की आवाज़ में बदलाव का पता नहीं चला, क्योंकि उसकी माँ इस जवाब से संतुष्ट होकर वहाँ से चली गई। लेकिन इस छोटी-सी बातचीत से परिवार के बाकी लोगों को पता चल गया कि ग्रेगोर अभी भी घर पर ही है। जल्द ही उसके पिता दूसरे दरवाजे पर दस्तक देने लगे। "ग्रेगोर! ग्रेगोर!" उन्होंने पुकारा। "क्या बात है?" थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से भारी आवाज़ में चेतावनी देते हुए कहा, "ग्रेगोर! ग्रेगोर!" दूसरे दरवाजे से उसकी बहन की धीमी और रोने जैसी आवाज़ आई। "ग्रेगोर, क्या तुम ठीक नहीं हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए?" ग्रेगोर ने दोनों तरफ जवाब दिया, "मैं बस तैयार ही हूँ।" उसने अपनी आवाज़ को सामान्य दिखाने के लिए हर शब्द को बहुत रुक-रुक कर और साफ बोलने की कोशिश की। उसके पिता वापस नाश्ते पर चले गए, लेकिन उसकी बहन ने धीरे से फुसफुसाया, "ग्रेगोर, दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे विनती करती हूँ।" लेकिन ग्रेगोर का दरवाज़ा खोलने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी उस पुरानी आदत की तारीफ की जो उसे सफ़र के दौरान लगी थी। रात को घर पर भी सारे दरवाजे अंदर से बंद रखने की आदत। अब वह बस शांति से उठना चाहता था, कपड़े पहनना चाहता था और सबसे ज़रूरी, नाश्ता करना चाहता था। उसके बाद ही वह सोचेगा कि आगे क्या करना है। उसे पता था कि बिस्तर पर लेटे रहने से वह किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएगा। उसे याद आया कि पहले भी कई बार बिस्तर पर उसे हल्का दर्द महसूस हुआ था, जो बाद में सिर्फ उसका वहम निकला। उसे पूरा यकीन था कि उसकी आवाज़ में बदलाव सिर्फ एक जुकाम का लक्षण है, जो उसके जैसे सेल्समैन के लिए आम बात थी। कंबल को हटाना तो आसान था, उससे बस खुद को थोड़ा फुलाना था और कंबल अपने आप नीचे गिर गया। लेकिन उसके बाद सब कुछ मुश्किल हो गया, क्योंकि उसका शरीर बहुत चौड़ा हो गया था। खुद को उठाने के लिए उसे हाथ-पैरों की ज़रूरत थी, लेकिन हाथों की जगह उसके पास सिर्फ वो नन्हे पैर थे जो हर दिशा में बेकाबू होकर हिल रहे थे। अगर वो एक पैर को मोड़ना चाहता तो वह सीधा हो जाता। ये काम बिस्तर पर नहीं हो सकता, ग्रेगोर ने खुद से कहा। तो बेकार की कोशिश मत करो। उसने पहले अपने शरीर के निचले हिस्से को बिस्तर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना वह हिस्सा कभी देखा नहीं था और उसे पता नहीं था कि वह कैसा दिखता है। वह हिस्सा बहुत भारी लग रहा था। जब उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को आगे धकेला, तो उसका शरीर गलत दिशा में मुड़ गया और वह बिस्तर के कोने से जोर से टकराया। उस तेज जलन वाले दर्द से उसे समझ आया कि उसका निचला हिस्सा इस वक्त बहुत नाजुक है। फिर उसने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को पहले बाहर निकालने की कोशिश की। उसने सावधानी से अपना सिर एक तरफ घुमाया। यह काफी आसानी से हो गया और उसका भारी शरीर भी धीरे-धीरे सिर की दिशा में खिसकने लगा। लेकिन जब उसका सिर बिस्तर से बाहर ताज़ी हवा में आया, तो उसे डर लगा कि अगर वह गिर गया, तो उसके सिर में चोट लग जाएगी। उसे किसी भी कीमत पर बेहोश नहीं होना था, इसलिए उसने फिर से बिस्तर पर ही रहना बेहतर समझा। वापस उसी स्थिति में आने में उसे उतनी ही मेहनत लगी। वह वहीं लेटा हुआ आहें भर रहा था और अपने पैरों को आपस में उलझते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस उथल-पुथल को कैसे शांत किया जाए। उसने फिर से खुद से कहा कि बिस्तर पर रहना नामुमकिन है और सबसे सही यही होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह बिस्तर से बाहर निकल जाए। साथ ही उसने खुद को याद दिलाया कि जल्दबाजी में गलत फैसला लेने से बेहतर है कि शांत होकर सोचा जाए।
उसने खिड़की की तरफ देखा, पर बाहर घना कोहरा था, जिसकी वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। 7 बज गए, उसने खुद से कहा जब घड़ी फिर से बजी। 7 बज गए और अभी भी इतना कोहरा है। फिर उसने सोचा, सवा 7 बजने से पहले मुझे हर हाल में बिस्तर से बाहर निकलना होगा। तब तक दफ्तर से भी कोई पूछने आ जाएगा, क्योंकि वहाँ 7 बजे से पहले काम शुरू हो जाता है। अब उसने अपने पूरे शरीर को एक साथ बिस्तर से बाहर झटकने का मन बना लिया। उसे लगा कि अगर वह इस तरह गिरेगा और अपने सिर को ऊंचा रखेगा, तो शायद उसे चोट नहीं लगेगी। उसकी पीठ काफ़ी सख्त थी और कालीन पर गिरने से उसे कुछ नहीं होगा। उसे बस उस शोर की चिंता थी जो उसके गिरने से होगा, जिससे पूरे घर में खलबली मच सकती थी। लेकिन यह खतरा उठाना ही था। जब ग्रेगोर आधा बिस्तर से बाहर था, तो उसने सोचा कि अगर कोई उसकी मदद के लिए आ जाए, तो कितना आसान होगा। 2 मजबूत लोग, जैसे उसके पिता और नौकरानी, काफ़ी होते। उन्हें बस उसकी पीठ के नीचे हाथ डालकर उसे उठाना होता और फर्श पर धीरे से लिटाना होता। पर क्या उसे मदद के लिए पुकारना चाहिए? अपनी इतनी मुश्किल हालत में भी इस ख़्याल पर वह अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया। अब वह इतना बाहर आ चुका था कि ज़्यादा हिलने-डुलने पर उसका संतुलन बिगड़ सकता था। सवा 7 होने वाले थे। तभी घर की घंटी बजी। दफ्तर से कोई आया है, उसने सोचा और बिल्कुल शांत हो गया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वे दरवाज़ा नहीं खोल रहे, ग्रेगोर ने एक झूठी उम्मीद के साथ सोचा। लेकिन तभी नौकरानी के चलने की आवाज़ आई और उसने दरवाज़ा खोला। आने वाले के पहले शब्द सुनते ही ग्रेगोर समझ गया कि वह कौन है। मैनेजर, बड़ा बाबू, खुद आया था। ग्रेगोर ने सोचा कि क्या उसे ही ऐसी कंपनी में काम करना था, जो छोटी-सी गलती पर भी इतना शक करती है। अब गुस्से में आकर उसने पूरी ताकत से खुद को बिस्तर से बाहर झटका। एक ज़ोर की आवाज़ हुई, पर वह उतनी भी तेज़ नहीं थी। कालीन की वजह से शोर थोड़ा कम हो गया था और उसकी पीठ भी उम्मीद से ज़्यादा लचीली निकली। लेकिन उसका सिर कालीन से ज़ोर से टकराया। दर्द और चिड़चिड़ाहट में उसने अपना सिर कालीन पर रगड़ा। अंदर कुछ गिरा है? बगल वाले कमरे में मैनेजर ने कहा। ग्रेगोर ने सोचा कि क्या कभी मैनेजर के साथ भी ऐसा हो सकता है जैसा आज उसके साथ हुआ। तभी मैनेजर के जूतों की आवाज़ पास आने लगी। दाहिनी तरफ के कमरे से उसकी बहन ने फुसफुसाते हुए कहा, ग्रेगोर, मैनेजर साहब आए हैं। हाँ, मुझे पता है, ग्रेगोर ने मन में कहा। अब उसके पिता ने बाएं कमरे से कहा, ग्रेगोर, मैनेजर साहब आए हैं और पूछ रहे हैं कि तुम सुबह की ट्रेन से क्यों नहीं गए। हमें नहीं पता कि उन्हें क्या जवाब दें। वह तुमसे निजी तौर पर बात करना चाहते हैं, इसलिए कृपया दरवाज़ा खोलो। मैनेजर ने आवाज़ दी, गुड मॉर्निंग मिस्टर सामसा। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, माँ ने मैनेजर से कहा। यकीन मानिए, वह बीमार है, वरना ग्रेगोर की ट्रेन कभी नहीं छूटती। वह लड़का सिर्फ काम के बारे में सोचता है। वह कभी शाम को बाहर भी नहीं जाता। हफ्ते भर से वह शहर में है, पर हर शाम घर पर ही रहा। वह हमारे साथ बैठकर बस अखबार पढ़ता है या ट्रेनों का टाइम टेबल देखता रहता है। मैं बस अभी आ रहा हूँ, ग्रेगोर ने धीरे से कहा। मैनेजर ने कहा, मिसेस सामसा, मुझे उम्मीद है कि यह कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन व्यापार में हमें छोटी-मोटी बीमारियों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। पिता ने फिर से दरवाज़ा खटखटाते हुए पूछा, क्या अब मैनेजर साहब अंदर आ सकते हैं? नहीं, ग्रेगोर ने जवाब दिया। दाईं ओर वाले कमरे में सन्नाटा छा गया और बाईं ओर उसकी बहन रोने लगी। ग्रेगोर अभी भी कालीन पर ही था और उसका दरवाज़ा खोलने का कोई इरादा नहीं था। मैनेजर ने अब अपनी आवाज़ ऊंची की, मिस्टर सामसा, क्या बात है? आपने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। आप अपने माता-पिता को चिंता में डाल रहे हैं और आप अपनी ज़िम्मेदारियों को भी पूरा नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माता-पिता और आपके बॉस की तरफ से बात कर रहा हूँ और मुझे अभी इस बात का साफ जवाब चाहिए। मैं हैरान हूँ, बहुत हैरान हूँ। मुझे लगा था कि आप एक समझदार इंसान हैं, लेकिन अब आप ये अजीब हरकतें कर रहे हैं। आज सुबह आपके मालिक ने आपके न आने का एक संभावित कारण बताया था। उसका संबंध उस पैसे से था जो हाल ही में आपको सौंपा गया था। लेकिन मैंने उन्हें लगभग विश्वास दिला दिया था कि यह सही कारण नहीं हो सकता। पर अब जब मैं आपकी यह समझ से बाहर वाली ज़िद देख रहा हूँ, खुद मुझे आपके पक्ष में बोलने की कोई इच्छा नहीं रह गई है और आपकी नौकरी भी उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी आप समझते हैं। मैं यह सब आपसे अकेले में कहना चाहता था, पर चूंकि आपने बिना किसी कारण के मेरा समय बर्बाद किया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके माता-पिता को यह सब जानने से रोकना चाहिए।
पिछले कुछ समय से आपका प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। मैं मानता हूँ कि साल का ये समय व्यापार के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पर मिस्टर सामसा, ऐसा कोई समय नहीं होता जब बिल्कुल भी व्यापार ना हो। हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन सर, ग्रेगोर उत्तेजना में चिल्लाया, मैं अभी दरवाज़ा खोलता हूँ, बस एक पल। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैं उठ नहीं पाया। मैं अब भी बिस्तर पर ही हूँ, लेकिन अब मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। बस बिस्तर से उठ ही रहा हूँ। थोड़ा धैर्य रखें। यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था, पर मैं अब ठीक हूँ। ये वाक़ई चौंकाने वाला है कि किसी के साथ अचानक क्या हो सकता है। कल रात तक मैं बिल्कुल ठीक था, मेरे माता-पिता जानते हैं। शायद कल रात मुझे इसके थोड़े लक्षण महसूस हुए थे, उन्होंने भी ध्यान दिया होगा। मुझे नहीं पता कि मैंने दफ़्तर में सूचना क्यों नहीं दी, लेकिन इंसान को हमेशा लगता है कि वह घर पर रुके बिना बीमारी से लड़ सकता है। कृपया मेरे माता-पिता को परेशान न करें। आप जो भी आरोप लगा रहे हैं, उनका कोई आधार नहीं है। किसी ने मुझसे इन बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। शायद आपने मेरे भेजे हुए ताज़ा अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं पढ़े हैं। मैं 8 बजे वाली ट्रेन से निकल जाऊँगा। इन कुछ घंटों के आराम ने मुझे ताकत दी है। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है सर। मैं आपके पीछे-पीछे दफ़्तर पहुँच जाऊँगा। कृपया बॉस से मेरे बारे में अच्छी बातें कहिएगा। ग्रेगोर ये शब्द तेज़ी से बोलता गया। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या कह रहा है। वह खिसकते हुए दराज़ों वाली अलमारी तक पहुँचा। ये आसान था, शायद बिस्तर पर किए अभ्यास की वजह से, जहाँ उसने खुद को सीधा खड़ा करने की कोशिश की। वह वाक़ई दरवाज़ा खोलना चाहता था कि वे उसे देखें और वह मैनेजर साहब से बात कर सके। बाकी सब इतने ज़ोर दे रहे थे कि वह यह जानने को उत्सुक था कि उसे देखकर वे क्या कहेंगे। अगर वे चौंक गए, तो यह उसकी ज़िम्मेदारी नहीं होगी और वह आराम कर सकेगा। लेकिन अगर उन्होंने सब कुछ शांति से लिया, तो उसके पास परेशान होने की कोई वजह नहीं होगी, और अगर उसने जल्दी की, तो वह 8 बजे स्टेशन पहुंच सकता था। चिकनी अलमारी पर चढ़ने की पहली कुछ कोशिशों में वह फिसल गया, पर अंत में उसने एक आखिरी झटका दिया और सीधा खड़ा हो गया। उसके शरीर के निचले हिस्से में बहुत दर्द था, पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह पास की एक कुर्सी के सहारे टिक गया और अपने नन्हे पैरों से उसके किनारों को कसकर पकड़ लिया। अब वह शांत हो गया था और सुनने लगा कि मैनेजर साहब क्या कह रहे हैं। क्या आपको उसकी एक भी बात समझ आई? मैनेजर साहब ने उसके माता-पिता से पूछा। कहीं वह हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? हे भगवान! उसकी माँ रोते हुए चिल्लाई। वह गंभीर रूप से बीमार हो सकता है और हम उसे तकलीफ दे रहे हैं। ग्रेटा! ग्रेटा! फिर वह चिल्लाई। माँ, उसकी बहन ने दूसरी तरफ से आवाज दी। वे ग्रेगोर के कमरे के आर-पार बात कर रहे थे। तुम्हें फौरन डॉक्टर को बुलाना होगा। ग्रेगोर बीमार है। जल्दी करो, डॉक्टर को लाओ। क्या तुमने सुना कि ग्रेगोर अभी कैसे बोल रहा था? वह किसी जानवर की आवाज थी। मैनेजर साहब ने उतनी ही शांति से कहा जितनी व्याकुल उसकी माँ की चीखें थीं। अन्ना! अन्ना! उसके पिता ने गलियारे से रसोई की ओर चिल्लाते हुए तालियां बजाईं। अभी किसी ताला खोलने वाले को यहाँ बुलाओ। दोनों लड़कियां फौरन बाहर की ओर भागीं। उसकी बहन इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गई? दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं आई। शायद उन्होंने उसे खुला ही छोड़ दिया था। अक्सर उन घरों में ऐसा होता है जहां कुछ भयानक घटता है। इसके विपरीत ग्रेगोर काफी शांत हो गया था। अब वे उसके शब्दों को नहीं समझ पा रहे थे, हालांकि वे उसे खुद बहुत साफ लग रहे थे। शायद उसके कान उस आवाज के आदी हो गए थे, पर उन्हें यह समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ गलत है और वे मदद के लिए तैयार थे। उसकी स्थिति पर आई यह पहली प्रतिक्रिया भरोसेमंद और बुद्धिमानी भरी थी, जिससे उसे बेहतर महसूस हुआ। उसे लगा कि वह फिर से लोगों के बीच लौट आया है। उसे डॉक्टर और ताला खोलने वाले से बहुत उम्मीदें थीं। अब जो कुछ भी कहा जाना था, वह बहुत महत्वपूर्ण था। अपनी आवाज़ को साफ करने के लिए वह थोड़ा-सा खाँसा, पर सावधानी से, क्योंकि उसे डर था कि यह आवाज़ भी इंसानी खाँसी से अलग लग सकती है। इस बीच अगले कमरे में सन्नाटा छा गया था। शायद उसके माता-पिता मैनेजर साहब के साथ मेज़ पर बैठकर फुसफुसा रहे थे, या शायद वे सब दरवाजे से चिपके हुए सुन रहे थे। ग्रेगोर कुर्सी के सहारे धीरे-धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने कुर्सी छोड़ दी और खुद को दरवाजे पर झोंक दिया। अपने पैरों की चिपचिपाहट के सहारे वह सीधा टिक गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने अपने मुंह से ताले में चाबी घुमाने की कोशिश की।
बदकिस्मती से उसके पास असली दांत नहीं थे, तो वह चाबी कैसे पकड़ता? पर दांतों की कमी उसके मजबूत जबड़े ने पूरी कर दी। जबड़े की मदद से उसने चाबी घुमानी शुरू की। इस कोशिश में उसके मुंह से एक भूरा तरल पदार्थ निकला, जो चाबी पर से होता हुआ फर्श पर टपकने लगा। सुनो, मैनेजर साहब ने अगले कमरे में कहा, वह चाबी घुमा रहा है। इससे ग्रेगोर का हौसला बढ़ा। उसे लगा कि उन सबको उसे बढ़ावा देना चाहिए था। शाबाश ग्रेगोर, लगे रहो। इसी उत्साह में उसने अपनी पूरी ताकत से चाबी को काटा। जैसे जैसे चाबी घूमी, वह भी ताले के साथ घूमने लगा। मुंह के सहारे खुद को संभाले हुए उसने अपने पूरे शरीर के वजन से चाबी को नीचे दबाया। ताले के खुलने की साफ आवाज ग्रेगोर के लिए संकेत थी कि वह अब रुक सकता है। उसने राहत की सांस ली और मन में कहा, चलो, मुझे ताला खोलने वाले की जरूरत नहीं पड़ी। फिर उसने दरवाजे को पूरी तरह खोलने के लिए अपना सिर हैंडल पर रख दिया। दरवाज़ा इस तरह खोलने की वजह से वह सबके सामने आने से पहले ही काफ़ी खुल चुका था। उसे बहुत सावधानी से मुड़ना था ताकि वह कमरे में दाखिल होने से पहले अपनी पीठ के बल न गिर जाए। वह अभी इसी मुश्किल हरकत में लगा था कि उसने मैनेजर साहब के मुंह से एक ज़ोरदार ओह सुना, जो हवा के झोंके जैसा लगा। अब उसने उन्हें देखा। वे दरवाजे के सबसे करीब थे। उन्होंने अपना हाथ अपने खुले मुंह पर रखा हुआ था और वे धीरे धीरे पीछे हट रहे थे, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें पीछे धकेल रही हो। ग्रेगोर की माँ ने, जिनके बाल सोकर उठने की वजह से अब भी बिखरे हुए थे, उसके पिता की ओर देखा। फिर उन्होंने अपनी बाहें फैलाईं, ग्रेगोर की ओर 2 कदम बढ़ीं और फर्श पर अपने कपड़ों के बीच ढेर होकर गिर गईं। उसके पिता के चेहरे पर दुश्मनी के भाव थे। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच रखी थीं, जैसे वे ग्रेगोर को वापस उसके कमरे में धकेलना चाहते हों। फिर उन्होंने अनिश्चितता से कमरे की ओर देखा, अपनी आंखों को हाथों से ढंक लिया और फूट फूट कर रोने लगे। ग्रेगोर कमरे के अंदर नहीं गया, बल्कि दरवाजे के अंदरूनी हिस्से के सहारे टिका रहा। इस तरह उसका आधा शरीर और सिर ही बाहर से दिख रहा था। इस बीच दिन का उजाला बढ़ गया था। सड़क के दूसरी तरफ की अस्पताल की धुंधली इमारत अब साफ दिख रही थी। बारिश अब भी हो रही थी। नाश्ते के बर्तन अब भी मेज पर पड़े थे। वे बहुत ज्यादा थे, क्योंकि ग्रेगोर के पिता के लिए नाश्ता दिन का सबसे जरूरी खाना था और वे घंटों बैठकर अलग अलग अखबार पढ़ते हुए इसे करते थे। सामने वाली दीवार पर ग्रेगोर की एक तस्वीर टंगी थी, जब वह सेना में लेफ्टिनेंट था, हाथ में तलवार और चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान। घर का मुख्य दरवाजा खुला होने की वजह से उसे सीढ़ियां भी दिख रही थीं। अच्छा तो, ग्रेगोर ने कहा। वह अकेला था जो शांत था। मैं अभी तैयार हो जाता हूँ, अपने सैंपल पैक करता हूँ और निकल जाता हूँ। क्या आप कृपया मुझे जाने देंगे? आप देख सकते हैं, उसने मैनेजर साहब से कहा, कि मैं ज़िद्दी नहीं हूँ और मुझे अपना काम पसंद है। सेल्समैन का काम कठिन है, पर इसके बिना मेरा गुज़ारा नहीं हो सकता। तो आप कहाँ जा रहे हैं? दफ़्तर? क्या आप वहाँ सब कुछ सही-सही बता देंगे? ये मुमकिन है कि कोई कुछ समय के लिए काम न कर पाए, पर वही समय होता है जब पिछले कामों को याद रखा जाए। आपको पता है कि मुझ पर मालिक का कर्ज़ है और मुझे अपने परिवार का ख़्याल भी रखना है। कृपया मेरे लिए चीज़ें और मुश्किल न बनाएँ। मैं जानता हूँ कि सेल्समैनों को कोई पसंद नहीं करता। सबको लगता है कि हम बहुत पैसा कमाते हैं और मज़े करते हैं। यह सिर्फ़ एक गलत धारणा है। पर सर, आपकी समझ बाकी कर्मचारियों से बेहतर है। कृपया चले मत जाइए। कम से कम कुछ तो कहिए, जिससे लगे कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन ग्रेगोर के बोलते ही मैनेजर साहब मुड़ गए और काँपते कंधों के साथ बाहर की ओर बढ़ने लगे। वे एक पल के लिए भी नहीं रुके। बस नज़रों को ग्रेगोर पर टिकाए हुए धीरे-धीरे दरवाजे की ओर खिसकते रहे। गलियारे में पहुंचते ही उन्होंने अचानक एक तेज़ हरकत की और बदहवास होकर भागने लगे। गलियारे में उन्होंने अपना दायां हाथ सीढ़ियों की ओर ऐसे फैलाया, जैसे बाहर कोई जादुई ताकत उन्हें बचाने के लिए इंतज़ार कर रही हो। ग्रेगोर को समझ आ गया कि मैनेजर साहब को इस हाल में जाने देना उसकी नौकरी के लिए बहुत खतरनाक होगा। उसके माता-पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह नौकरी ग्रेगोर को पूरी जिंदगी पालती रहेगी, और अभी वे खुद इतने परेशान थे कि भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे। लेकिन ग्रेगोर भविष्य के बारे में सोच रहा था। मैनेजर को रोकना, उन्हें शांत करना और उन्हें मनाना बहुत जरूरी था। ग्रेगोर और उसके परिवार का भविष्य इसी पर टिका था। काश उसकी बहन यहाँ होती।
वह समझदार थी। जब ग्रेगोर शांति से लेटा था तभी वह रोने लगी थी, और मैनेजर साहब महिलाओं का सम्मान करते थे, वह पक्का उन्हें मना लेती। पर बहन वहां नहीं थी। ग्रेगोर को यह खुद ही करना था। यह सोचे बिना कि वह अभी चलने में कितना कमजोर है या उसकी आवाज अब भी समझ नहीं आएगी, उसने दरवाजा छोड़ दिया और खुद को बाहर की ओर धकेला। वह सीढ़ियों के पास मैनेजर तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, पर वह फौरन नीचे गिर गया और एक छोटी सी चीख के साथ अपने ढेरों नन्हे पैरों के बल आ गया। ऐसा होते ही उस दिन पहली बार उसे अपने शरीर में कुछ अच्छा महसूस हुआ। उसके छोटे पैरों के नीचे ठोस जमीन थी। वे ठीक वैसा ही कर रहे थे जैसा वह चाह रहा था। उसे लगा कि जल्द ही उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। उसकी माँ सामने ही थी। उन्होंने अचानक अपने हाथ फैलाए और चिल्लाई, बचाओ, भगवान के लिए बचाओ। वे पीछे की ओर भागने लगीं और भूल गईं कि पीछे नाश्ते की मेज है। वे मेज से टकराकर उस पर बैठ गईं। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि कॉफी का जग उलट गया है और कालीन पर कॉफी की धार बह रही है। माँ, माँ, ग्रेगोर ने कोमलता से कहा। वह उस पल मैनेजर को भूल गया, पर कॉफी को बहता देख उसके जबड़े हवा में खुद ब खुद चलने लगे। इससे उसकी माँ फिर से चीखीं और मेज से भागकर अपने पति की बाहों में जा गिरी। ग्रेगोर के पास अब उनके लिए समय नहीं था। मैनेजर सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। ग्रेगोर उसकी ओर लपका। मैनेजर ने शायद कुछ भांप लिया था क्योंकि वह एक साथ कई सीढ़ियां कूदकर गायब हो गया। मैनेजर का इस तरह भागना ग्रेगोर के पिता के लिए भी घबराहट का सबब बन गया। अब तक वे शांत थे, पर अब उन्होंने मैनेजर की छड़ी उठा ली और एक बड़ा अखबार हाथ में लेकर ग्रेगोर को डराकर वापस कमरे में भेजने लगे। ग्रेगोर की प्रार्थनाओं का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपना पैर जोर से फर्श पर पटका। कमरे के पार माँ ने खिड़की खोल दी और अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। खिड़की से आई तेज हवा से मेज पर रखे अखबार उड़ने लगे। पिता उसे पीछे धकेलते रहे और किसी जंगली आदमी की तरह शू शू की आवाजें निकालने लगे। ग्रेगोर को पीछे की ओर चलने का कोई अभ्यास नहीं था। अगर उसे मुड़ने दिया जाता तो वह फौरन कमरे में चला जाता, पर उसे डर था कि मुड़ने में लगने वाले समय के बीच उसके पिता उसकी पीठ या सिर पर छड़ी से जोरदार वार कर सकते थे। अंत में उसे समझ आया कि उसके पास कोई चारा नहीं है। वह सीधा पीछे नहीं चल पा रहा था, इसलिए उसने तेजी से मुड़ने की कोशिश की। पिता ने उसे रोका नहीं, बल्कि छड़ी की नोक से दूर से ही इशारा करने लगे कि किस तरफ मुड़ना है। काश वे वह शोर करना बंद कर देते। उससे ग्रेगोर उलझन में पड़ रहा था। जब वह लगभग मुड़ चुका था, उसने गलती से फिर से थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया। उसे खुशी हुई जब उसका सिर दरवाजे के सामने आया, पर फिर उसने देखा कि दरवाज़ा बहुत संकरा था और उसका शरीर बहुत चौड़ा। पिता ने यह नहीं सोचा कि दरवाजे का दूसरा हिस्सा भी खोल दें ताकि ग्रेगोर आसानी से अंदर जा सके। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, ग्रेगोर को जितनी जल्दी हो सके कमरे के अंदर भेजा जाए। उन्होंने ग्रेगोर को सीधा खड़ा होने का समय भी नहीं दिया। वे पहले से भी ज्यादा शोर करते हुए उसे आगे धकेलने लगे, जैसे रास्ते में कोई बाधा हो ही ना। ग्रेगोर ने बिना कुछ सोचे खुद को दरवाजे के अंदर धकेल दिया। उसका आधा शरीर उठ गया। वह टेढ़ा होकर दरवाजे में फंस गया। उसकी एक तरफ की खाल सफेद दरवाजे से रगड़ खाकर छिल गई और वहां भूरे दाग छोड़ दिए। वह वहां बुरी तरह फंस गया था। उसके एक तरफ के पैर हवा में कांप रहे थे और दूसरी तरफ के फर्श पर दबे हुए थे। तभी उसके पिता ने पीछे से उसे एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वह फंसी हुई जगह से निकलकर खून से लथपथ सीधा अपने कमरे के अंदर जा गिरा। छड़ी की मदद से दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया और फिर अंततः सब शांत हो गया।